हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का 13th चैप्टर ध्वनि के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर्स का हेडिंग है फ्रेंड्स ध्वनि। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में पहले हम लोग जान लेंगे कि आखिर इस चैप्टर्स में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में हमें बताई गई है कि ध्वनि यानी साउंड्स जो होती है वो किस तरह से पैदा होती है, ध्वनि किस तरह से ट्रैवल करती है, ध्वनि को हम यानी मनुष्य किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और हम ध्वनि को किस प्रकार से सुन पाते हैं। ठीक है ना। साथ में आपको बताया गया कि आखिर म्यूजिक क्या होता है। म्यूजिक भी एक ध्वनि होती है फ्रेंड्स, शोरगुल भी एक ध्वनि होता है। तो दोनों में आखिर क्या असमानताएं होती है, क्या डिफरेंसेस होती है, उनके बारे में भी आपको बताया गया है फ्रेंड्स। ठीक है ना। साथ में आपको ध्वनि के आयाम के बारे में बताया गया है, ध्वनि के आवृत्ति के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आप आयाम, आवृत्ति क्या होती है ध्वनि की, किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यह आपको समझने में काफी हेल्प करेगी। आखिर ध्वनि क्या होती है, किस प्रकार से गमन होती है, ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार की जो आवृत्तियां होती है फ्रेंड्स, वह विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की अलग अलग होती है। ठीक है ना। आयाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। मनुष्य किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक वह किसी भी आवाज को सुन पाता है, उसके बारे में भी आपको इस चैप्टर्स में बताया गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये ध्वनि शब्द का आखिर क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं ध्वनि एक एनर्जी है फ्रेंड्स, ऊर्जा है। ठीक है ना। जो किस प्रकार से क्रिएट होती है, जब भी कोई भी वस्तु जब कांपता है, कंपित करता है, ठीक है ना, ध्यान से समझना है, जब भी किसी वस्तु का कंपन होता है तो उत्पन्न होता है ध्वनि। समझना है। अब आपको जान लेना है कि ये कंपन का तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स, जब वह कोई भी वस्तु जो एक निर्दिष्ट बिंदु से, ध्यान समझना है, वह कोई भी वस्तु जो अपने निर्दिष्ट बिंदु से आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे जब करती है तो उसे हम कंपन कहते हैं, क्योंकि कंपन की ही क्रिया के समय जो वस्तुएं होती है वो अपने एक निर्दिष्ट बिंदु, ठीक है ना, एक समान बिंदु जहां पर वह स्थिर है, उस बिंदु से आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे जब होती है तो ही कंपन होता है, और कंपन के ही दौरान उत्पन्न होती है ध्वनियां। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर आप ध्वनि को किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्वनियां पैदा होती हैं, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कहने का तात्पर्य जैसे भी वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, तबला को बजाया जाता है, ठीक है ना, इसके अलावा सितार को बजाया जाता है, बांसुरियां जब बजाई जाती हैं, वायलिन जब बजाई जाती हैं, तो उनमें से पैदा होती है विभिन्न प्रकार की ध्वनियां, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने जाना कि किस प्रकार से जो म्यूजिक है, जो ध्वनियां हैं, वह उत्पन्न हो रही है वाद्य यंत्रों से। ठीक है ना। आपने तबले में भी जाना कि तबले को जो पीटा जा रहा है, तबले में जनरली साधारणतः 3 प्रकार की झिल्लियां होती हैं, तनी हुई, ये आप देख पा रहे हैं, ये झिल्लियां हैं। ठीक है ना। तना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये तना हुआ होता है, काफी तन के ये तैयार होता है। और ये जो आप देख पा रहे हैं रस्सियों को, इससे तान दिया जाता है ताकि इस पर अगर पीटा जाए तो आवाजें होने लगती है, कंपन के साथ कंपन होती है तो ही आवाजें उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। ठीक है ना। इसमें 3 प्रकार की झिल्लियां होती हैं। अब है आपको जान लेना कि आखिर ये जो ध्वनियां होती है ना फ्रेंड्स, जो तारों के माध्यम से, अगर तारों को हम, ये आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार सितार में है, तारों के माध्यम से जो ध्वनियां उत्पन्न होती है ना फ्रेंड्स, उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगों के आधार पर उत्पन्न होने वाली ध्वनियां भी कहते हैं। ध्यान से समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर जो ध्वनियां है वह किस प्रकार से किसी कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने कई बार देखा होगा कि आखिर जब भी विद्युत जो घंटी होती है,
ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक बेल होता है उसके बेल के आवाज से जो है वो हमें सुनाई पड़ती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बेल का आवाज आपने कई बार सुना होगा अपने स्कूल्स में, अपने घर में। ठीक है ना, तो फिर हम डोर को ओपन करने जाते हैं, या फिर जब हम स्कूल में होते हैं तो एक जो समय होता है, पीरियड्स होता है, वो खत्म होता है। ठीक है ना, वो ध्वनिया को सुनकर, वो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है आप सभी जानते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है जिसे पीटने से उससे आवाज जो है वह निकलती है। ठीक है ना, तो कंपन होने से ही आवाज जो निकलती है, वह कंपन से ही आखिर आवाज की उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रकार का कोई भी धातु को प्लेट ले लेंगे, धातु का। ठीक है ना, फिर उसे जब आप लकड़ी के द्वारा जब पीट रहे होंगे, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि उससे आवाज जो है वह निकल रही है। या आवाज उसी समय निकलती है जब वस्तुएं कांपती है, यानी वाइब्रेशन जब होता है। वाइब्रेशन या फिर कंपन क्या है फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। जब भी कोई वस्तु अपने निर्दिष्ट बिंदु से या फिर संतुलित बिंदु से ऊपर नीचे, ठीक है ना, या फिर आगे पीछे करने लगती है, तो ही हम कंपन उसे कहते हैं। ठीक है ना, और कंपन के दौरान ही उत्पन्न होती है ध्वनिया, जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। तो यहां पर जो कंपन है, ये आप देख पा रहे हैं बॉयज है, बड़ी ही आसानी के साथ ये पैदा कर रहे हैं। अगर इस लकड़ी के सहायता से, अगर इस मेटल की धातु को, ठीक है ना, अगर पीटा जाए धीरे ही, बड़े ही आसानी के साथ, बड़ी प्यार के साथ, आसानी से धीरे धीरे पीटा जाए, तो आवाज भी काफी मधुर होगा। और जैसे इसे जोर के साथ हम पीटेंगे, आवाज भी काफी बढ़ जाएगी। आपने जान लिया कि आखिर किसी भी मेटल से बनी वस्तु को अगर पीटा जाए तो उससे आवाजें जो है वो निकलती है। ठीक है ना, आवाजें निकलती हैं, ध्यान से समझना है। जब वाइब्रेशन यानी जब कंपन होता है तो ही आवाजें निकलती हैं। अब कंपन को हम किस प्रकार से देख पाएंगे कि वास्तव में क्या कंपन होने के साथ ही आवाजें निकल आती है, तो इसके लिए हमें एक प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप एक थाली लेंगे और थाली में पानी भर देंगे, और फिर उसे आप चम्मच के सहारे जब पीटते हैं तो आप देखेंगे कि आखिर जब भी आप पीट रहे थाली को, तो पानी जो हो रहा है वह कांप रहा है, यानी वाइब्रेशन उसमें हो रही है, उस पानी में। ठीक है ना, तो आप आवाज के साथ आप कंपन भी बहुत ही आसानी के साथ देख पाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी ये जानते हैं कि आखिर जो आवाज होती है ना फ्रेंड्स, वह ठोसों के माध्यम से, यानी ठोस पदार्थ के माध्यम से, और द्रव्य पदार्थ के माध्यम से, और गैस पदार्थ, यानी आखिर आवाज या फिर ध्वनि के गमन के लिए हमें जरूरत होती है माध्यम की। चाहे वह ठोस हो सकता है, चाहे वह द्रव्य हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। फ्रेंड्स, आपने कई बार देखे होंगे आसमान में जब बिजलियां कड़कती हैं तो उनकी आवाज जो है हमें बाद में सुनाई देती है, जबकि उनका जो लाइट है, जो उनका प्रकाश है, वह हमें पहले दिखाई देता है। इसके पीछे का रीजंस क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसके पीछे का कारण यह है कि प्रकाश का जो गमन होता है वह ध्वनि की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है। प्रकाश 1 सेकंड्स में 30 करोड़ मीटर जो है वह गमन कर पाती है, 1 सेकंड में। ध्यान से समझना है, प्रकाश का गमन 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर होता है। ठीक है ना, वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ध्वनि जो होती है 330 मीटर ही गमन कर पाती है सिर्फ 1 सेकंड में। इसीलिए प्रकाश जो है वो हमें पहले दिखाई देता है, जबकि आवाज जो है हमें बाद में सुनाई देती है। ठीक है ना, तो यह बात भी आपको याद रखनी है। कई बार ऐसा जो क्वेश्चन है वो पूछा भी जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, हम लोग जान लेंगे कि आखिर किस प्रकार से आखिर मनुष्य जो है वह आवाज को क्रिएट करता है, यानी मनुष्य के द्वारा किस प्रकार से ध्वनि की सृष्टि होती है, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मनुष्य जिस प्रकार से आवाज की सृष्टि करते हैं, वह पॉइंट जो होता है वह गला में स्थित होता है, आप सभी जानते हैं। यानी गला में एक पॉइंट ऐसा भी होता है, एक बिंदु ऐसा भी होता है जिसके वाइब्रेशन से, जिसके कंपन से आवाज जो है वो पैदा होती है मनुष्य में। ठीक है ना, तो आप सभी जानते हैं मनुष्य में, मानवों में जो ध्वनि वाक यंत्र, ध्यान से समझना है, वाक यंत्र अथवा कंठ, लैरिंग्स द्वारा उत्पन्न होती है। जब भी हम अपनी उंगलियों को अगर कंठ में रखेंगे, ठीक है ना, जो उभार है, जो कि कंठ है, ठीक है ना, उस पर अगर हम रखते हैं और कुछ भी बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि वह वाइब्रेशंस कर रही है, वह कंपित हो रहा है।
कंपन होने के साथ ही आवाज जो है वह निकलती है। इसे आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम जान लेंगे कि आखिर वाक यंत्र आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर का वह भाग जो बोलने के लिए, जो साउंड के निर्गत के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, उसे हम वाक यंत्र कहते हैं या फिर कंठ कहते हैं। कंठ जनरली फ्रेंड्स यह एक कार्टिलेज का बना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जिसमें तंतुएं होती हैं। ध्यान से समझना है, ठीक है ना। जिसमें तंतुएं होती हैं वो तंतु हम वाक तंतु कहते हैं। वाक तंतु के छोटे और बड़े, ठीक है ना, उनके होने से ही आवाज निकलती है। यह भी आपको समझना है फ्रेंड्स। और ये वाक जो यंत्र होता है ये गले में श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है स्थित। ध्यान से समझना है, ये श्वास नली के ठीक ऊपरी सिरे पर यह उपस्थित होता है वाक यंत्र या फिर कंठ। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। कंठ के आर पार दो वाक तंतु होते हैं। ध्यान से समझना है, आर पार होते हैं दो, कंठ के आर पार दो वाक तंतु होते हैं, ठीक है ना। उतक बहुत ही पतली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है वाक तंतु। उनके ही सिकुड़ने और फैलने से आवाजें जो है वह निकल पाती हैं। समझना आपको। और उनके बीच एक पतला सा गैप होता है, ठीक है ना। उनके बीच पतला सा गैप बना होता है जिसे हम झिर्री कहते हैं, और उसी में से वायु का निर्गत होता है तो ही आवाजें निकलती है। लेकिन सांस लेने के समय ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जब भी हम आवाजें क्रिएट करते हैं तो फिर ये झिर्री का जो गैप होता है वो आखिर बड़ा या छोटा होता है, देन आवाजें निकल पाती हैं। जैसा आप सभी पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। मनुष्य के जो वाक यंत्र होते हैं उनका जो कुछ स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं ये झिर्री होती है। झिर्री यानी बीच वाला जो गैप होता है, ठीक है ना, जहां से आवाजें निकलती है और साउंड्स क्रिएट होता है। और वाक तंतु जो होती है ये वाक तंतु है और ये भी वाक तंतु है। ये स्ट्रेचेबल होती है, तनी हुई होती है, ठीक है ना, आर पार होती है। आप देख पा रहे हैं ये तना होने के कारण क्या होता है, इसमें वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के साथ ये गैप जो होता है ये कमता, ठीक है ना, कमता है या फिर ज्यादा होता है। देन जो है ये आवाजें जो है वो निकलती हैं। जब भी हम चिल्लाते हैं ना फ्रेंड्स तो फिर आवाजें जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। ध्यान से समझना है, ये इस झिर्री का जो गैप के कारण ये उत्पन्न हो रही है। समझना आपको बातों को। और कंठ जो है ये बाहर वाला पोर्शन होता है जो कि ऊंचा, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं ये कंठ, ये लैरिंग्स वाला जो भाग होता है, ठीक है ना। आपने कंठ के बारे में भी आपने लास्ट के चैप्टर्स में ही पढ़े कि एडम्स एप्पल वाला जो भाग होता है, ठीक है ना, वो कौन सा होता है गले में, जिससे आवाजें जो होती है वो सहायता करती है। आवाज एक एडोलेसेंस वाले जो पीरियड होते हैं, जो किशोर अवस्था होती है, उसके बाद जो आवाज होती है वो अलग होती है, ठीक है ना। आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स, मनुष्य में भी वाक यंत्र होते हैं, ठीक है ना। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है, ठीक है ना, और इनसे ही आवाजें निकलती है। ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। अब आपको जान लेना है कि आखिर ये पूरी तरह से किस प्रकार से काम करते हैं। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या फिर ढीला कर सकता है, ठीक है ना। समझना आपको बातों को। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, ठीक है ना, तो उनका भी जो आवाज होती है कुछ अलग रूप का होता है, ठीक है ना। समझना आपको बातों को। आप सभी जानते हैं कि वाक तंतु जो होता है ना फ्रेंड्स वो तारत्व को प्रभावित करते हैं। समझना है आपको बातों को। फ्रेंड्स, जनरली जो साधारण रूप से मनुष्यों में, ठीक है ना, जो कि पुरुष में जो वाक तंतु जो होते हैं, ठीक है ना, उसकी लंबाई होती है 1.75 सेंटीमीटर से 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इनके बीच इनका लंबाई होती है। और वहीं मनुष्यों में, महिलाओं में आखिर ये वाक तंतु कितने लंबे होते हैं, इनकी लंबाई 1.25 सेंटीमीटर से 1.75 सेंटीमीटर के बीच की होती है। समझ रहे हैं आपको बातों को।
ये डिफरेंशिएट, ठीक है ना, ये अंतर जनरली तारतम्य को प्रभावित करता है। समझ रहे हैं आपको बातों को, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर इस यही कारण है कि जो पुरुषों का जो आवाज है महिलाओं के आवाज से भिन्न होती है, ठीक है ना। पिच जो होता है वो महिलाओं के पिच काफी ज्यादा होते हैं पुरुषों की तुलना में, ठीक है ना। समझना आपकी बातों को, पुरुष के जो आवाज होते हैं वो महिलाओं की तुलना से कम होते हैं, ठीक है ना। समझना आपकी बातों को। अब है आपको जान लेना कि आखिर ध्वनि का जो संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताया, ध्वनि के गमन के लिए हमें आवश्यकता होती है ठोस की, द्रव्य की या फिर गैस की। अगर आप ठोस को पीटते हैं, ठीक है ना, किसी भी सॉलिड या ठोस पदार्थ को, तो आप देखेंगे कि उन ठोस से आखिर आवाज निकल रही है, ठीक है ना। जब भी हम किसी लिक्विड में, ठीक है ना, समझना आपको बातों को, अगर लिक्विड में अगर हम कोशिश करें आवाज को सुनने की, तो मान लेते हैं एक बाल्टी हम लेंगे जो कि पानी से भरा हुआ है, या फिर एक टब लेंगे और अंदर में घंटी बजाने की कोशिश करेंगे, कोई भी घंटी लेकर, और फिर अपने कान को इस प्रकार से पानी के अंदर रखते हैं कि पान में कानी प्रवेश ना करे, लेकिन कान जो है वो पानी के अंदर ही रहे। आप जब भी घंटी बजाते हैं तो बड़ी ही आसानी के साथ आप जो भी द्रव्य में उपस्थित जो आवाजें हैं घंटी की, वो आप बड़ी आसानी के साथ सुन पाएंगे, ठीक है ना। समझना आपको, यानी ध्वनि के गमन के लिए ठोस की भी आवश्यकता हो गई, ठीक है ना। जब भी आप किसी भी लकड़ी को अगर आप पीटते हैं, ठीक है ना, लकड़ी को भी पीटेंगे तो भी आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होगी, ठीक है ना। द्रव्य में भी आवाजें स्थानांतरित हो रही हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से प्रयोग के माध्यम से कि किस प्रकार से द्रव्यों में भी आवाजें हम सुन पाते हैं, अगर हम द्रव्य में उपस्थित रहे तो। शर्त यही है आपका, ठीक है ना। द्रव्य के अंदर या फिर किसी भी वाटर सोर्स, किसी भी पानी के स्रोत में जो भी आवाजें हैं, ठीक है ना, उसके अंदर में जो भी आवाजें हैं वो आप एयर में से या फिर किसी भी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे आप खड़े रहकर उसके अंदर की आवाज को आप नहीं सुन पाएंगे। उस आवाज को सुनने के लिए आपको उस आखिर द्रव्य में ही उतरना है, यानी उस पानी के सोर्स में उतरना है, तो ही आवाजें आप सुन पाएंगे। समझना आपको बातों को, ठीक है ना। अब है आपको जान लेना कि आखिर किस प्रकार से वायु में भी संचरित होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक प्रयोग और भी बताया गया है, जहां पर आप एक सेल फोन लेते हैं, ठीक है ना। सेल फोन को अगर आप किसी ग्लास में रखते हैं और ग्लास में रखने के बाद जब उस पर घंटी बजाई जाती है तो वह आराम से सुनाई देती है, लेकिन उसी ग्लास को जब आप मुंह से सटाकर, ठीक है ना, उसके अंदर की वायु को खींच लेते हैं तो घंटी, बजती हुई घंटी जो कि ग्लास के अंदर है, वह सुनाई नहीं देती है। इससे पूरी तरह से यह प्रमाणित हो जाता है कि आखिर साउंड के गमन के लिए गैसों की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो गैसों की जरूरत के, गैस के अभाव में क्या साउंड्स गमन कर पाएंगे? तो इसका उत्तर होगा नहीं फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं हमारा जो अगला शब्द है वह है निर्वात। तो फ्रेंड्स, निर्वात कहने का तात्पर्य है वायु शून्य स्थान, जहां पर वायु नहीं होती है वहां पर क्या साउंड गमन करती है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा नहीं, ठीक है ना। समझ रहे हैं आपको बातों को, यानी साउंड के गमन के लिए हमें आवश्यक होती है ठोस की, द्रव्य की या फिर गैस की, यानी तीनों के ही माध्यम से आवाजें बड़ी आसानी के साथ संचरित होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि हम आवाजों को किस तरह से सुन पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हम आवाज को सुन पाते हैं कान के माध्यम से, कानों की ही सहायता से हम आवाज को सुन पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कान किस प्रकार से हेल्प करते हैं, किस प्रकार से सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कान में, ठीक है ना, जनरली कान को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। बाहरी, आप देख पा रहे हैं बाहरी, यह है मध्य और यह है आंतरिक। और कान में जो भी आवाजें हम सुन पाते हैं कान के माध्यम से, वह कर्णपटह के माध्यम से हम सुन पाते हैं। ध्यान से समझना है कर्णपटह आखिर क्या होता है फ्रेंड्स। तो कर्णपटह एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है। कर्णपटह एक तानित रबड़ की एक शीट के समान होता है, जो कि कंपन के माध्यम से ही कंपित करके यह बताता है कि आखिर आवाज क्या है, ठीक है ना। समझना है आपको। कर्णपटह कंपन के आंतर कर्ण यानी इनर ईयर को भेजता है, ठीक है ना। वहां से वो संकेत मनुष्य के मस्तिष्क में भेज दिया जाता है
डिफरेंट प्रकार के नर्व के माध्यम से, ठीक है ना, देन हम आवाज को सुन पाते हैं। इस कर्णपटल को हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे आपको समझना है, ठीक है ना। ये जो बाहरी कांड है ना और मध्य कांड और बाहरी कर्ण, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में उपस्थित होता है। यानी ये कर्णपटल, ठीक है ना, ये बाहरी कान और मध्य कान के बीच में यह उपस्थित होता है। इसी में विभिन्न प्रकार की जो आवाजें होती है ना फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी, ये आवाजें आखिर जब इस पर हिट करती है, समझना आपको ध्यान से, जब इस मेम्ब्रेन पर, इस झिल्ली पर हिट करती हैं तो कंपन होता है, आवाजें क्रिएट होकर उत्पन्न करती है एक वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन इस तीनों हड्डियों के माध्यम से, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसे आपको समझना है। पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर इन तीन हड्डियों के आखिर नाम क्या है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, इन तीनों हड्डियों के नाम है मैलियस, इनकस और स्टेपिस। आप देख पा रहे हैं, ये है मैलियस, ये है इनकस और ये है स्टेपिस। स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, याद रखना है, ये कई बार आपको एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से यह कर्णपटल पर उपस्थित जो भी वाइब्रेशन हो रही है उसे इस हड्डीनुमा स्ट्रक्चर जो कि आगे पीछे दोलन करता है वह इस नर्व तक पहुंचाता है, और देन नर्व जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचाता है आवाज को। देन हम सुन पाते हैं कि आखिर सामने क्या बोला जा रहा है। अब हम लोग जान लेंगे कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बारे में। तो फ्रेंड्स दोलन गति क्या है? तो फ्रेंड्स दोलन गति के बारे में आपने लास्ट के क्लासेस में भी पढ़े थे कि आखिर किसी भी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना, आगे पीछे ऊपर नीचे गति करना ही कंपन कहलाता है, ठीक है ना। इसी गति को हम दोलन गति भी कहते हैं। दोलन गति के बारे में भी आपने जाना था फ्रेंड्स कि आखिर दोलन गति किस प्रकार से संपन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर कंपन का आयाम क्या होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, आयाम जब कोई कंपित वस्तु अपने निर्दिष्ट या फिर संतुलित बिंदु से अधिकतम दूरी तय करती है, ठीक है ना, तो वह आयाम कहलाती है, ठीक है ना। आयाम को हम इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। आयाम कम होने से आवाज कम होती है और आयाम के ज्यादा होने से जो आवाजें हैं वह भी ज्यादा होती हैं। समझ रहे हैं आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये आवृत्ति क्या है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी, प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को हम दोलन की आवृत्ति कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसीज आखिर यह बताती है कि आखिर आवाज जो है वो कितना उत्पन्न हो रहा है एक सेकेंड्स में। समझ रहे हैं आपको बातों को, यानी मनुष्य के कान जो होते हैं वो कितने आवाज को सुन पाते हैं। ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। आवृत्ति को हम जिस तरह से हम माप सकते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज के थ्रू मापा जाता है। इसका संकेत होता है H और Z। समझना है आपको। एक सेकेंड्स में दोलनों की संख्या को हम दोलन की आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड्स में, सिर्फ एक सेकेंड्स में कितने बार दोलन हो रहे हैं, ठीक है ना, उस दोलन की संख्या को हम आवृत्ति कह रहे हैं। तो मनुष्य कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है? तो फ्रेंड्स मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज तक, यानी 20 बार की आवृत्ति एक सेकेंड्स में अगर होती है जब, तो ही मनुष्य सुन सकता है। तो मनुष्य का जो श्रव्यमान आखिर कितना है? तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवाजें सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे के जो आवाजें होती हैं, ठीक है ना, उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं।
और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर साउंड होती है उन्हें हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। इसे आपको समझना है, ठीक है ना। तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाजें वह सुन पाता है। 20 से नीचे की आवाजें नहीं सुन पाता है और ना ही 20,000 के ऊपर की आवाज को सुन पाता है। अब है आपको जान लेना कि आखिर ये हर्ट्ज जो है उसे हम किस प्रकार से हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने जाना कि आवृत्ति क्या होती है। किसी भी वस्तु का 1 सेकेंड्स में होने वाले दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कह रहे हैं। 20 हर्ट्ज कहने का तात्पर्य 1 सेकेंड्स में 20 बार दोलन किया हुआ, ठीक है ना। 1 हर्ट्ज कहने का तात्पर्य 1 सेकेंड्स में सिर्फ एक ही बार दोलनों की संख्या। और 20,000 हर्ट्ज यानी 1 सेकेंड्स में 20,000 बार दोलनों की संख्या को हम कह रहे हैं 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। यानी हर्ट्ज जितना होगा आपको समझ लेना है 1 सेकेंड्स में दोलन की संख्या उतनी ही हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर ध्वनि के लिए जो निम्नलिखित 2 कारक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आखिर क्या है। तो वह है फ्रेंड्स आयाम, और वह दूसरा है आवृत्ति। यानी एक आयाम है और दूसरा आवृत्ति। तो फ्रेंड्स, आपने आयाम के बारे में भी जाना और आवृत्ति के बारे में भी आपने जाना फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इसे और भी अच्छे से समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जब भी आयाम जो है ना फ्रेंड्स वह अगर ज्यादा होता है, ठीक है ना, अगर हम जान ले आयाम, ठीक है ना, यानी जो भी कंपित वस्तुएं हैं जो कि ऊंचाई तक जितनी जा रही हैं वह उसका आयाम होता है, ठीक है ना। ऊंचाई तक पहुंचना उसका आयाम कहलाता है। जितनी ऊंचाई तक जाएगी शोर उतना ज्यादा होगा, आवाजें उतनी ज्यादा होगी। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। आवाजें उतनी ज्यादा होंगी, समझना है। और आयाम जितना कम होगा ना फ्रेंड्स, आवाजें उतनी धीरी होंगी। एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं यहां पर आयाम कम दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। ये आयाम कम है, यानी ये जो ऊंचाई है ये काफी कम है। आप देख पा रहे हैं ये ऊंचाई काफी कम है और आयाम को आप ज्यादा बता सकते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से आप ज्यादा बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आयाम कब ज्यादा होंगी, जब वह मध्य बिंदु से संतुलित बिंदु से काफी ज्यादा ऊपर नीचे जब करती है, यहां पर आयाम काफी ज्यादा है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं। तो आयाम का ज्यादा होने का तात्पर्य यह हुआ कि आवाजें काफी जोर से हैं, ये आवाजें काफी धीमी हैं, ठीक है ना, समझना है। यानी प्रबलता, ठीक है ना, समझना है। प्रबलता जो होती है वो आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है ना। और अब हम लोग जान लेंगे आगे कि आखिर ध्वनि के प्रबलता और तारतम्य के बारे में, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कि आखिर ध्वनि की प्रबलता तथा तारतम्य आखिर हम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रबलता जो होती है, प्रबलता बताती है कि कोई आवाज या फिर ध्वनि कितना ऊंचा है, या फिर आप कह सकते हैं कितना तीखा है या कितना शोर है उस आवाज में, ठीक है ना, प्रबलता कहलाती है। यानी वह प्रबलता हमेशा क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में बताती है। और हम लोग जान लेंगे पिच यानी तारतम्य के बारे में। तारतम्य हमेशा हमें उस वस्तु के कंपन की दर के बारे में बताती है फ्रेंड्स, समझना है, ठीक है ना। कंपन की दर यानी आप कह सकते हैं कि जो पिच है, जो तारतम्य है, वह फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, यानी आवृत्ति से संबंधित है, ठीक है ना। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आयाम है ना फ्रेंड्स वह प्रबलता पर निर्भर है सीधे रूप में, और जो आवृत्ति है ना फ्रेंड्स वह तारतम्य पर निर्भर है। यानी अगर एम्पलीट्यूड यानी अगर हम आयाम ज्यादा कहें तो लाउडनेस भी ज्यादा होगा, और आवृत्ति अगर ज्यादा होगी तो पिच या फिर श्रिलनेस भी ज्यादा होगी। समझना है आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अगर कम एम्पलीट्यूड होगा यानी कम आयाम होगा तो फिर क्या होगा, लाउडनेस भी कम हो जाएंगी, ठीक है ना, समझना है। और कम अगर आवृत्ति होती है तो पिच भी वह कम हो जाएगा, समझना है आपको। यानी पूरी रूप से कहा जाए तो जो आयाम होती है वह
वाइब्रेशन के साइज पर यानी कंपन के साइज पर निर्भर करती है, जबकि जो आवृत्ति होती है वह वाइब्रेशन के स्पीड्स पर, ठीक है ना, समझना है, स्पीड पर, उसकी दर पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स आपने जान लिया कि आखिर ध्वनि की जो प्रबलता होती है ना फ्रेंड्स, वह उसके आयाम पर निर्भर करती है। आयाम किसी भी वस्तु का, कंपित वस्तु का जो आयाम है, ठीक है ना, वह जितना अधिक होगा ध्वनि उतना ही प्रबल होगा। आयाम अगर कम होता है तो इसका मतलब ध्वनि भी काफी धीमी है। आयाम जो होता है, जो ऊंचाई जो प्राप्त करती है, वह अगर कम होता है ना फ्रेंड्स, इसका मतलब आवाज धीमी है। ऊंचाई अगर कंपित वस्तु अधिक प्राप्त करता है, इसका मतलब आवाज काफी प्रबल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आपको समझ लेना है कि आखिर जो आवृत्ति होती है, ठीक है ना, आवृत्ति वह किस तरह से हेल्प करती है। तो आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या फिर तारत्व को निर्धारित करती है, ठीक है ना, ध्वनि की तीक्ष्णता। जैसे उदाहरण के रूप में कहा जाए, एक पुरुष की तुलना में एक महिला के आवाज यानी महिला की ध्वनि की तीक्ष्णता जो होती है वह काफी ज्यादा होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसीलिए मान लिया जाए महिला की आवाज काफी दूर से सुनाई देती है, समझना है, और पुरुष की आवाज जो है वो काफी दूर से सुनाई नहीं देते हैं। ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है, जो तारत्व होता है, वो महिला की ज्यादा होती है, ठीक है ना, समझना है आपको बात को। यानी जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, जो दोलन की गति हो रही है, वह ज्यादा होती है महिलाओं में, ठीक है ना, क्योंकि महिला में आपने जान लिया कि जो वाक यंत्र में, ठीक है ना, जो भी उपस्थित जो भी झिल्लियां थी उनके बीच का जो गैप था वह काफी कम था, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। तो एक महिला और एक पुरुष की तुलना में, यानी महिला जब एक आवाज से जब बातें बोलती है, उसी प्रेशर से जब पुरुष बात बोलता है तो महिला की आवाज काफी तीक्ष्ण होती है, यानी वह उसके आवृत्ति पर निर्भर है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो होते हैं, दोलनों की संख्या महिलाओं में ज्यादा होती है, इसीलिए वह काफी दूर से सुनाई देती है, ठीक है ना, समझना है आपको। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है, जैसा मैंने कहा आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर यदि कंपन की आवृत्ति अगर कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व भी कम है, ठीक है ना। उसी प्रकार से मान लिया जाए एक शेर और एक सीटी, एक विसल, ठीक है ना, दोनों को बजाया जाए, शेर और सीटी, तो आप देखेंगे जो ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है वह सीटी की काफी ज्यादा होती है शेर के मुकाबले, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। तो सीटी की जो विसल जो होती है, सीटी की जो ध्वनि की तीक्ष्णता होती है वह शेर के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना, उसकी कंपन की संख्या काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। तो फ्रेंड्स इस तरह से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना। याद रखना है, जो भी लड़कियां होती हैं, जो छोटे होते हैं, छोटे बच्चे, ठीक है ना, छोटी लड़कियां जो होती हैं, उन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो भी छोटी लड़कियों की जो आवाजें होती हैं, छोटे बच्चों की जो आवाज होती है वो दूर से सुनाई देती है, क्योंकि उनमें आवृत्ति जो होती काफी ज्यादा होती है। वही मनुष्य की जो आवृत्ति होती है, यानी वयस्क मनुष्य की जो आवृत्ति होती है वह काफी कम होती है, समझना आपको बातों को। मनुष्य वयस्क होने के बाद मनुष्यों की आवृत्ति काफी कम होती है, ठीक है ना, महिलाओं की तुलना में या फिर छोटे बच्चों की तुलना में, समझना आपको बातों को। यहां पर आपको बताया गया है, आप देख पा रहे हैं ध्वनि के तारत्व को बताया गया है। एक सीटी, ठीक है ना, और एक ढोलक बजाया जा रहा है। जिस तरह मैंने सीटी और शेर का उदाहरण लिया, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक सेकंड्स में कितना है, ठीक है ना। यहां पर आपको बताया जा रहा है डिफरेंशिएट, आपको बताया जा रहा है कंपन की आवृत्ति कम है, ठीक है ना, तो ध्वनि का तारत्व भी कम होगा, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं यहां बताया जा रहा है। फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ढोल और सीटी से हमें क्या समझाया जा रहा है। जैसे ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए हम कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। वहीं दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति ज्यादा होती है और इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि वह पैदा करती है। पक्षी जो होता है वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर का दहाड़ का जो तारत्व है, तारत्व समझना है, तारत्व वह मंद होता है। तथापि लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि काफी दुर्बल होती है फ्रेंड्स,
ठीक है ना। इसलिए आपको अच्छे से बातों को समझना है। पहले आप प्रतिदिन वयस्क और बच्चों की भी आवाज सुनते हैं, उनकी आवाज में भी काफी डिफरेंट होता है, काफी डिफरेंशिएट होता है, अंतर होता है, ठीक है ना। बच्चों की आवाज जो होती है वह वयस्क की आवाजों की आवृत्ति से वह काफी ज्यादा होती है, समझना है आपको। और ऐसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कुछ देर पहले कि सामान्यतः एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की होती है और अधिक तीखी होती है, इसलिए वह सुनाई देती है काफी दूर से, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर शोर तथा संगीत में आखिर क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, शोर जब भी हम अवांछित म्यूजिक को सुनते हैं, ठीक है ना, जिसमें कोई भी धारा नहीं होती है, ठीक है ना, समझना है। शोर क्या होता है, जब भी आप अवांछित आवाजों को सुनते हैं या फिर आप हो सकता है बहुत सारे म्यूजिक्स, ठीक है ना, जब एक साथ बजा दिए जाएं तो वह आपको शोर प्रतीत होंगे, ठीक है ना। और संगीत काफी सुहावना होता है, काफी मधुर होता है। उनमें जो आवृत्तियां होती है, ठीक है ना, उनमें जो स्वर होता है, आवृत्तियां जो होती है, जो आयाम होता है, वह एक निर्दिष्ट रूपरेखा में प्रवाहित होता है। फ्रेंड्स, म्यूजिक्स में आप देख पाएंगे, म्यूजिक्स में काफी आसान सा एक एक आप देख पा रहे हैं, ये आयाम जो है, ये आवृत्तियां जो है बिल्कुल एक समान प्रवाहित होती हैं, काफी मधुर लगता है, ठीक है ना। वहीं वहीं दूसरी तरफ शोर में अगर देखा जाए तो शोर कभी ऊंचे नीचे, ठीक है ना, आप देख पाएंगे उनकी आवृत्तियां, आयाम जो होते हैं कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर आप ये शोर का उदाहरण है और ये म्यूजिक्स का उदाहरण है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी, ठीक है ना। तो शोर जनरली जो होती है, जब भी क्लास में आप देखेंगे बहुत सारे टाइम कि आखिर जब टीचर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो बहुत सारे लड़के लड़कियां जो हैं वह एक साथ बात करते हैं, तो वह शोरगुल होता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे म्यूजिक, ठीक है ना, अगर बॉक्स अगर रख दिया जाए तो वह भी शोरगुल हुआ। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो वाहन से जो आवाज निकलते हैं वह भी शोरगुल हुआ, ठीक है ना। वाहन के सामने वाहन जो हॉर्न बजाता है वह भी आवाज हुआ। हॉस्पिटल के सामने इसीलिए जो हॉर्न होता है उसे नहीं करने के लिए कहा जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल शांत होना चाहिए हॉस्पिटल के सामने वाला जो जगह होता है, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। और बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे कारखानों में भी दिखा गया है कि जो मशीनें चलती है काफी शोर के साथ चलती है, ठीक है ना। तो यह बात आपको याद रखनी है। और साथ में आपको जान लेना है कि आखिर बहुत सारे जंतु हैं जो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक आवृत्ति ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से एक जानवर है, वह है डॉग। डॉग में ऐसी क्षमता जो है वह पाई जाती है, ठीक है ना। साथ में जो बैट होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, उसमें भी अल्ट्रासोनिक साउंड को पैदा करने की एक क्षमता पाई जाती है, समझना आपको बातों को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है कि सुस्वर ध्वनि आखिर क्या होती है। तो सुस्वर ध्वनि वह ध्वनि होती है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम ध्वनि, ठीक है ना, कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से जो निकलने वाली जो ध्वनि होती है काफी सुखद होती है, काफी सुस्वर होती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, शोर प्रदूषण आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि आखिर वाहनों की ध्वनियां, विस्फोट, पटाखों का फटना, उनमें से जो आवाज है आप देख पा रहे हैं निकल रही है, वह अवांछित होते हैं, ठीक है ना, उसे आप नहीं चाहते हैं ऐसी ध्वनि हो। तो अवांछित ध्वनियों का को ही हम लोग शोर प्रदूषण कहते हैं, ठीक है ना, जो वातावरण में मौजूद होती है। और घर में जो मौजूद होती है जो आवाजें, जो शोर के रूप में आप कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह पर घर में मशीनें या फिर लाउड स्पीकर को बहुत जोर जोर से बजाया जाता है, तो वह अवांछित ध्वनियां होती हैं जो शोर के रूप में प्रतीत होती हैं। ऊंची आवाज में चिल्लाना, बात करना 10 आदमी का, वह भी शोरगुल प्रतीत होता है। टेलीविजन को अगर आप जोर से, ट्रांजिस्टर रेडियो का अगर आप रसोई घर में बहुत से सामान को अगर आप चलाते हैं जोर से इलेक्ट्रिक की सहायता से, तो वह जब रन करती है तो क्या होता है, बहुत सारी आवाजें जो है वो निकलती है जो कि शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है। क्योंकि शोर प्रदूषण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में भी आपको बहुत समय ऐसा एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ बातें जान लेंगे आखिर श्रवण क्षति के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर बहुत टाइम अगर आप किसी जगह पर ऐसे रखते हैं जहां पर काफी शोरगुल हो रहा है, ठीक है ना, जैसे सड़क के किनारे अगर आप रह रहे हैं तो उसमें से बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ठीक है ना, वो उत्पन्न होती है, रक्तचाप उत्पन्न होता है, चिंता होता है, नींद नहीं आना, बहुत सारे जो शारीरिक असुविधाएं हैं वो तैयार होती हैं अगर आप सड़क के किनारे रहते हैं तो, यानी अगर आप शोरगुल वाले जगह पर रहते हैं। इसीलिए बहुत समय ऐसा देखा गया है कि बहुत समय प्रेफर किया जाता है कि आप सड़क के किनारे घर ना लें, काफी अंदर लें, सड़क से काफी अंदर रहे, दूर रहे, जो वायु प्रदूषण से भी काफी सही रहेगा और आवाजें जो शोरगुल है उनसे भी आप बच पाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये श्रवण क्षति आखिर होता क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत समय देखा गया है कि बहुत देर तक अगर आप किसी शोरगुल वाले प्लेस में रहते हैं तो आंशिक रूप से एक अशक्तता यानी एक डिसएबिलिटीज जो है वो हमें हो जाती है, ठीक है ना। बहुत समय तक अगर आप किसी शोरगुल वाले जगह में रहते हैं तो अगर आप कुछ देर बाद जब वहां से हटते हैं तो आप कुछ देर के लिए आप जो है वह आवाजों को, जो सामान्य हो रहे आवाज को आप सुन नहीं पाते हैं। इसे हम लोग आंशिक अशक्तता जो है वो हम कह रहे हैं, ठीक है ना, समझना आपकी बातों को। क्योंकि बहुत समय ऐसा देखा गया है कि बहुत से कारखानों में, कल कारखानों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते करते धीरे धीरे बहरे हो गए हैं, यानी उनके श्रवण की जो क्षमताएं हैं वह बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वो अब साधारण रूप से नहीं सुन पाते हैं। विभिन्न प्रकार के कानों में जो सुनने के लिए जो मशीन्स आती हैं उनका वो उपयोग कर रहे हैं, यानी ईयर एड्स का जो ईयर में जो भी एडेड होते हैं ना, जो मशीन्स होती हैं उनको लगाकर वो सुनते हैं। ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। चलिए जान ले रहे हैं कि आखिर सवाल नंबर 1 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। जैसा फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 1 फ्रेंड्स, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है हमसे सही उत्तर चुनिए। यह है हमारा सवाल नंबर 1। आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर सवाल क्या है। सवाल है ध्वनि संचरित हो सकती है, ठीक है ना। जो ध्वनि है ना फ्रेंड्स तो वह संचरित हो सकती है। विकल्प क्या है चलिए देख ले रहे हैं। विकल्प है नंबर क केवल वायु या गैसों में, नंबर ख केवल ठोसों में, ठोस पदार्थों में, ठीक है ना, नंबर ग केवल द्रव्यों में, और नंबर घ ठोस, द्रव्य तथा गैसों में, यानी तीनों में। तो फ्रेंड्स आपने वीडियोस में भी जाना कि जो ध्वनि है ना फ्रेंड्स वह संचरित हो सकती है, वह तीनों मीडियम में ही संचरित हो सकती है, चाहे वह ठोस हो, चाहे वह द्रव्य हो, या फिर चाहे वह गैसीय पदार्थ हो, तीनों में से ही ध्वनि संचरित हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर होगा नंबर घ, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव्य और गैस हो तीनों में हो सकता है, ठीक है ना। तो आप उत्तर में लिखेंगे ध्वनि संचरित हो सकती है घ, ठोस, द्रव्य तथा गैसों में। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, निम्न में से किस वाक ध्वनि, ध्यान से देना है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। जो वाक ध्वनि है उसमें से जो आवृत्ति होगी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी जिसका होगा वह न्यूनतम किसका होने की संभावना है। विकल्प क्या है चलिए देख ले रहे हैं। विकल्प है छोटी लड़की की, कोई भी एक छोटी गर्ल है उसकी की, ठीक है ना। नंबर ख में एक छोटे से लड़के की, और नंबर ग पुरुष की, नंबर घ महिला की। तो फ्रेंड्स जो वाक ध्वनि होती है उसकी जो आवृत्ति होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो आवृत्ति, ठीक है ना, वो आवृत्ति आखिर किसकी कम होने की संभावनाएं है या फिर कम होती है जनरली। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा पुरुष की। ध्यान से समझना है, उत्तर होगा पुरुष की। क्यों होगा फ्रेंड्स चलिए समझते हैं। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स जो पुरुष का जो आवाज होता है ना, ठीक है ना, जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो आवृत्ति होता है, वो महिला की तुलना में वह कम होता है। ध्यान से समझना है। तो महिला से कम होने की जो संभावना होती है वह पुरुष की ही होती है। यहां पर सबसे कम जो होगी इन चारों में से वह महिला, और सिर्फ पुरुष की तुलना करें तो पुरुष की कम होगी, ठीक है ना। और छोटे लड़की की और छोटे लड़के की, अगर दोनों की अगर आवाज को लिया जाए
फ्रेंड्स, ठीक है ना, समझने के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि जो बच्चों की जो आवाज होती है उनकी आवृत्ति काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। तो आवृत्ति काफी ज्यादा होती है सबसे पहले यहां बच्चे छोटे से लड़की की, ठीक है ना, और उससे जो कम है, ठीक है ना, छोटे से लड़की की सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है, उससे कम होते हैं लड़के की, देन होती है महिला की, और देन सबसे लास्ट हो रहा है यहां पर पुरुष की। ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अगर हम तुलना करें एक सीटी, ठीक है ना, अगर हम इसे समझते हैं इस तरह से, एक सीटी या फिर शेर के गर्जन की, शेर की जो गर्जन की जो आवृत्ति है ना फ्रेंड्स, ठीक है ना, समझना है, शेर के गर्जन की जो आवृत्ति है वह सीटी, ठीक है ना, एक कंपेयर करें सीटी, ठीक है ना, विशल जिसे हम लोग कह रहे हैं, ठीक है ना, तो विशल का जो आवृत्ति होती है वह शेर के आवृत्ति की तुलना में कई ज्यादा होती है, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। तो जिसका जो आवाज आप जानते हैं थोड़ा गंभीर स्वर होता है, मोटा आवाज होता है, वह पुरुषों का होता है, तो उनकी आवृत्ति ज्यादातर न्यूनतम होती है। ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे प्रश्न नंबर 3, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 में हमसे आखिर क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 में है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने टी और गलत कथन के सामने एफ पर निशान लगाइए, ठीक है ना। तो आपको कुछ कथन दिए जा रहे हैं, समझना है, पहले कथन को समझना है, देन आपको टी और एफ लिखना है। यदि सही होगा तो ट्रू और गलत होगा तो एफ लिखना है। तो सवाल आखिर क्या है नंबर क, चलिए देख ले रहे हैं। सवाल नंबर क में है ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। निर्वात यानी वायु शून्य जगह में, ठीक है ना। तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, क्या यह बात सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स यह बात बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्वनि जो है वो ज्यादातर वायु शून्य जगह में यह संचरित नहीं हो सकती है। समझना आपको बातों को, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नंबर ख में देख लेंगे कि किसी कंपित वस्तु के, ध्यान से समझना है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकेंड, ठीक है ना, होने वाले दोलनों की संख्या इसका आवर्तकाल होता है क्या। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जो भी कंपित वस्तु हो रही है, ठीक है ना, ध्यान से समझना है, जो भी कंपित वस्तु हो रही है उसका जो प्रति सेकंड होने वाले जो दोलन होते हैं उन्हें हम आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें आवृत्ति। ध्यान से समझना है, उसका आवर्तकाल नहीं, ठीक है ना। तो जो भी कंपित वस्तु एक सेकंड में दोलन की जितनी सारी संख्या होती है वह उसकी आवृत्ति कहलाता है, ना कि आवर्तकाल। समझना है, ठीक है ना। तो यह जो सेंटेंस हो गया आपका पूरी तरह से गलत हो गया, ठीक है ना। पहला वाला ट्रू था, सही था, और दूसरा वाला गलत हो गया। नंबर घ में आगे बढ़ेंगे, नंबर ग में, ठीक है ना। तो नंबर ग में पूछा गया है यदि कंपन का आयाम, समझना है, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। तो फ्रेंड्स आपने भी जाना कि आखिर जो कंपन होती है आखिर उसका आयाम आखिर क्या होती है, ठीक है ना। कंपन का आयाम, ठीक है ना, इस ऊंचाई वाले जगह को हम लोग कह रहे हैं, ठीक है ना, उसके मेन बिंदु से ऊंचाई वाली जगह को हम लोग कह रहे हैं इसका आयाम। तो आयाम अगर अधिक होगा तो क्या ध्वनि मंद होगी। तो फ्रेंड्स यह जो बात है बिल्कुल पूरी तरह से गलत है कि आयाम अगर अधिक होगा तो ध्वनि मंद होगी। आयाम अगर ज्यादा होता है तो ध्वनि भी तीखी होती है। समझना आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यह बात बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि नंबर घ में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। मानव कानों के लिए जो श्रव्यता, ठीक है ना, का जो परास है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि मानव के जो कान होते हैं वो 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन पाते हैं और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन पाते हैं, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं आवृत्ति, हर्ट्ज क्या होती है। आवृत्ति के परिमाप के लिए हम हर्ट्ज का उपयोग करते हैं। फ्रीक्वेंसी किस तरह से डिटरमाइन की जाती है, आवृत्ति किस तरह से परिमाप किया जाता है, तो हर्ट्ज की सहायता से। 20 हर्ट्ज से नीचे मनुष्य नहीं सुन सकता है और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो है वह सुन सकता है, ठीक है ना। आपने वीडियोस में भी जाना कि आखिर हम किसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड आखिर क्या है, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर अंगों में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर अंगों, ठीक है ना। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व पिच उतना ही अधिक होगा। तो फ्रेंड्स क्या यह बात सही है या गलत। फ्रेंड्स आपने वीडियोस में भी बार बार मैंने कहा आपको कि कंपन जो है, ठीक है ना, कंपन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी
जितना कम होगा तारत्व पिच भी उतना कम होगा, क्योंकि कंपन की आवृत्ति जो होती है आवृत्ति का पिच के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है ना, बिल्कुल वह संपर्कित है, संबंधित है। अगर आवृत्ति ज्यादा होती है, ठीक है ना, ध्यान से समझना है, आवृत्ति जितनी मात्रा में अगर ज्यादा होगी तो तारत्व यानी पिच भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर आवृत्ति अगर कम होती है तो तारत्व भी कम होगा। समझना है आपको बातों को। तो अगर किसी भी वस्तु के कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। तो यह जो कथन है फ्रेंड्स, यह बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। तारत्व उतना भी कम होगा, अधिक नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। इसीलिए ये जो कथन हो गया आपका पूरी तरह से गलत, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि अगले नंबर प्रश्न में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। 6 में क्या पूछा गया है, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को हम लोग संगीत कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह कथन भी पूरी तरह से गलत है। संगीत उस मधुर ध्वनि को कहते हैं जो एक बिल्कुल फ्लोलेस, एक फ्लो है संगीत का। संगीत में एक जनरली एक प्रॉपरली फ्लो होता है, सुनने में काफी मधुरता प्रतीत होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना, उसे हम लोग संगीत कह रहे हैं। अवांछित या फिर अप्रिय ध्वनि को हम लोग संगीत क्या कहते हैं, तो उसे हम संगीत नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं शोरगुल, ठीक है ना, शोर शराबा हम कहते हैं। क्योंकि शोर शराबा में जो ध्वनि का जो एक बिल्कुल तरंग है, कंपन है, जो आवृत्ति होती है वह रेगुलरिटीज नहीं होती है, वह इरेगुलर वे में वह होती है, इसलिए वह शोरगुल है। समझना है आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अवांछित या अप्रिय ध्वनि को हम क्या संगीत कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स यह बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। अवांछित या फिर अप्रिय ध्वनि को हम लोग शोरगुल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर नेक्स्ट सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6, शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। तो फ्रेंड्स यह बात बिल्कुल पूरी तरह से सच है, ठीक है ना। जो शोर शराबा होता है, जो नॉइज होता है ना फ्रेंड्स, वह कुछ देर के लिए, आंशिक यानी कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, श्रवण यानी सुनने, ठीक है ना, श्रवण यानी सुनना, अशक्तता यानी आप कुछ देर के लिए आप ऐसा लगेगा कि आप बहरे हो गए हैं, आप कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। तो यह बात पूरी तरह से सच है कि जो शोर जो होता है, जो शोरगुल हो रहा है, अगर उसमें आप कुछ समय के लिए रहें शोरगुल में, तो आप ऐसा लगेगा आपको कि आप जो है कुछ आंशिक रूप से आप बहरे हो गए हैं, या फिर आप सुन नहीं पा रहे कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, फिर कुछ मिनट्स के लिए ऐसा होता है। लेकिन फिर से हमारा बॉडी जो है वह पूरी तरह से एनवायरनमेंट को ग्रास्प कर लेता है, और फिर से जिस तरह से हम पहले सुन रहे थे उसी तरह से हम सुन सकते हैं। लेकिन कुछ देर के लिए अगर आप ऐसे किसी शोर प्रदूषण वाले जगह में अगर चले जाएं, तो वहां से बाहर निकलने के बाद आपको लगता है कि वह कानों में अभी भी वह आवाजें हैं, इसीलिए आप आसपास की आवाजों को या फिर जो भी बात बोल रहे हैं उसको आप सुनने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए यह कथन पूरी तरह से सच है कि शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। यह बात बिल्कुल पूरी तरह से सच है फ्रेंड्स, यानी ये ट्रू है, ठीक है ना। फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 4 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। आप सभी देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 4, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो उचित शब्द के द्वारा आपको कथनों को भरना है और वाक्य को पूरा करनी है, ठीक है ना। तो चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर सवाल आखिर क्या है। नंबर क में पूछा गया, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को हम क्या कहते हैं। ध्यान से समझना है, किसी वस्तु के द्वारा, ठीक है ना, एक दोलन को पूरा करता है तो उसे हम लोग आवर्त काल कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। समझना है, किसी वस्तु के द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया जो समय है वह आवर्त काल का होता है। और आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में वह किस तरह वह दोलन जो है एक सेकंड में कितनी बार वह पूरा हो रहा है, ठीक है ना। समझना है आपको, यानी आवर्त काल और आवृत्ति ये दोनों में काफी डिफरेंस है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना फ्रेंड्स, ठीक है ना। एक सेकंड्स में कितनी बार दोलनों की संख्या हो रही है, एक सेकंड्स में दोलनों की संख्या कितनी बार हो रही है वह आवृत्ति कहलाता है। और आवर्त काल क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय को हम आवर्त काल कहते हैं।
ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे नंबर ख में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। नंबर ख आप देख पा रहे हैं, प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित होती है। तो फ्रेंड्स जो प्रबलता है, ठीक है ना, वह कंपन के किससे निर्धारित होती है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, आपने वीडियोस में भी जाना, जो प्रबलता होती है, ठीक है ना, वह कंपन के आयाम से निर्धारित होती है। आयाम, ठीक है ना, जो इस तरह की जो ऊंचाई थी, समझना है आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना, वह आयाम से निर्धारित होती है, समझना है। अगर आयाम जो है वह ऊंचा होगा, ये हाइट्स अगर जितना भी ऊंचा होगा, ठीक है ना, तो ध्वनि की जो प्रबलता है वह काफी तीखी होगी, ठीक है ना, समझना आपको बातों को, वह लाउडनेस होगा आवाज का। तो प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित होती है, ठीक है ना, समझना है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे नंबर गौ में हमसे क्या पूछे गए हैं। नंबर गौ आप देख पा रहे हैं, आवृत्ति का मापक मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है, तो वह है हर्ट्ज, ठीक है ना। आपने वीडियोस में भी जाना कि आखिर आवृत्ति का जो मात्रक होता है उसे हम लोग हर्ट्ज कह रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 हर्ट्ज कहने का तात्पर्य क्या हुआ, 1 ऑसिलेशंस इन पर सेकेंड्स, यानी 1 ऑसिलेशंस, 1 दोलन की गति, एक बार में दोलनों की संख्या, ठीक है ना। तो 1 हर्ट्ज, अगर हम कहें 5 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में दोलन की संख्या 5 बार हुई तो 5 हर्ट्ज, ठीक है ना, 1 सेकंड्स में, समझना है आपको बातों को। मनुष्य के सुनने की शक्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, यानी 1 सेकंड में अगर दोलनों की संख्या अगर 20 बार होती है, ठीक है ना, तो ही मनुष्य जो है उस आवाज को सुन सकता है। उससे नीचे के आवाज को मनुष्य जो है वो सुनने में असमर्थ है, ठीक है ना, जिसे हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड भी कह रहे हैं, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। तो हुआ आवृत्ति का मात्रक क्या हुआ, हर्ट्ज। और आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे अगले सवाल में क्या पूछा गया है। नंबर घ में अवांछित ध्वनि को हम क्या कहते हैं, जो ध्वनि हम नहीं चाहते हैं उस तरह का ध्वनि हो, अवांछित, ठीक है ना, हमारी इच्छा के विरुद्ध है जो, तो अवांछित ध्वनि को हम लोग शोर कहते हैं, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर अंगों में हमसे आखिर क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से निर्धारित होती है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो ध्वनि की तीक्ष्णता है वह कंपन की आवृत्ति, ध्यान से समझना है, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। यहां पर क्या होगा, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से निर्धारित होती है। तो फ्रेंड्स एक साधारण रूप से एग्जांपल के रूप में मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि जो पुरुष है ना फ्रेंड्स, उसकी जो तीक्ष्णता है ध्वनि की, वह उनकी तुलना अगर महिला से की जाए तो वह काफी कम है। इसलिए महिलाओं के आवाज की यानी ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है, उनके कंपनों की जो संख्या होती है, वह पुरुषों की तुलना में कई ज्यादा होती है। ध्यान से समझना आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 आप देख पा रहे हैं, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी आखिर बताया कि आखिर किस तरह से आवर्तकाल हम निकालते हैं और किस तरह से हम आवृत्ति ज्ञात करते हैं। आवर्तकाल के लिए जो लगा समय है, ठीक है ना, समझना है आपको, आवर्तकाल के लिए जो कंपित वस्तु उसका लगा समय, ठीक है ना, और दोलनों की संख्या, मान लेते हैं ये 4 सेकंड में है ना, एक दोलन 4 सेकंड में, तो लगा समय कितना है 4 सेकंड, दोलनों की संख्या 40, अगर डिवाइड करते हैं तो उसका आवर्त काल हो गया 0.1 सेकंड, समझना है। और उसी तरह से आवृत्ति, ठीक है ना, आवृत्ति को निकालने के लिए सबसे पहले आपको दोलनों की संख्या, ठीक है ना, बटे लगा समय, लगा जो भी लगा समय उससे डिवाइड करना है। तो दोलनों की संख्या अगर 40 होती है और लगा समय यदि 4 सेकंड का होता है तो आवृत्ति निकल के आती है 10 हर्ट्ज की, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपने जान लिया कि आखिर आवर्त काल हम किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से आवृत्ति को भी हम ज्ञात कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 6 में हमसे आखिर क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्त काल कितना है। तो आवर्त काल के लिए मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, लगा समय और दोलनों की संख्या, यानी लगा समय बटा दोलनों की संख्या। तो लगा समय हम मान लेते हैं
1 सेकंड का है, यानी क्योंकि यहां प्रति सेकंड कहा गया है इसीलिए 1 सेकंड, और दोलनों की संख्या होती है 500 यानी 500। तो कंपन का आवर्तकाल क्या होगा फ्रेंड्स? कंपन का आवर्तकाल अगर हम डिवाइड करें तो 0.002 सेकंड्स का हो रहा है इस कंपन का आवर्तकाल। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझना है आपको बातों को। मैंने इसके बारे में वीडियोस में भी आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश की फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 7 में हमसे आखिर क्या पूछा गया है। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। जैसे नंबर क में ढोलक, नंबर ख में सितार और नंबर ग में बांसुरी। ठीक है ना, तो वो आखिर वाद्य यंत्र के उस भाग को आपको पहचानना है जो कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है या फिर कंपित किया जाता है। तो ढोलक में क्या कंपित होता है फ्रेंड्स? तो आप सभी जानते हैं ढोलक में 3 झिल्लियां होती है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करती है ढोलक में। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए नंबर ख में सितार के लिए, तो सितार में तनिक तार यानी तना हुआ तार होता है, उसके कंपन होने पर वे ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। वहीं तीसरी तरफ अगर देखा जाए बांसुरी, तो बांसुरी एक पवन संगीत वाद्य यंत्र है। पवन यानी हवा के द्वारा जिसे बजाया जा सकता है फूंक कर। ठीक है ना, तो बांसुरी एक पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वायु स्तंभ का उपयोग करता है। ध्यान से समझना है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें से कई सारे छेद होते हैं और उस छेद को ही पार करके ध्वनि यानी आवाज की सृष्टि होती है। ध्यान से चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 8 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 8 आप देख पा रहे हैं, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है। ठीक है ना, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, यह आपको पूछा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर आखिर हमें किस तरह से लिखना है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे उत्तर के रूप में आपको लिखना है कि संगीत एक ध्वनि है जो एक मधुर अनुभव उत्पन्न करती है, जबकि शोर एक अवांछित और अप्रिय ध्वनि है। संगीत प्रकृति, संगीत वाद्य यंत्र आदि द्वारा उत्पन्न होती है। शोर वाहनों के हॉर्न, मशीनों द्वारा उत्पन्न होती है। संगीत भी शोर का रूप धारण कर सकती है। अगर संगीत को ज्यादा ऊंची आवाज में चलाया जाए तो क्या होगा, या फिर यदि संगीत को ज्यादा ऊंची आवाज में चलाया जाए या फिर बहुत सारे संगीत एक ही समय में जोर शोर से चलाया जाए तो फिर क्या उत्पन्न होगा, वह म्यूजिक व संगीत शोर में तब्दील हो जाएगा। फ्रेंड्स समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। तो यानी संगीत एक ध्वनि है जो एक मधुर अनुभव उत्पन्न करती है, लेकिन जब बहुत सारे संगीत को एक साथ चला दिया हैं हम लोग तो वह संगीत भी शोर में चेंज हो जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो शोर है वह मशीन के द्वारा उत्पन्न होता है, वाहनों की आवाज से, हॉर्न से उत्पन्न होता है, आप सभी जानते हैं। ये सभी शोर का रूप लेते हैं। ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 9 में आखिर हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाएं। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर हमारे आसपास में वातावरण में जो शोर प्रदूषण के जो स्रोत है, जो सोर्स है, उनकी सूची के रूप में आप क्या लिखेंगे। उनकी सूची के रूप में आपको एज ए उत्तर के रूप में लिखना है कि शोर प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहन की आवाजें हैं, विस्फोट जिनमें पटाखे फोड़ना, मशीन, ठीक है ना, लाउड स्पीकर आदि शामिल हैं। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं लाउड स्पीकर से भी जो आवाजें हैं काफी जोर से आती हैं। ठीक है ना, या फिर मशीन्स बहुत सारे चलते हैं तो काफी जोर से ये आवाज आती है। ठीक है ना। इसके अलावा जब भी स्टोन के ग्राइंडिंग हो, स्टोन को काटना हो, कटिंग हो, उसमें भी काफी सारी सोर्स होती है। तो घर के स्रोतों से भी शोर प्रदूषण होता है। ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन, ट्रांजिस्टर रेडियो, कुछ रसोई घर के उपकरण, ठीक है ना, कूलर हो गया, वातानुकूलक हो गया, सभी शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है ना। ऐसा समझना है, ऐसा ध्वनि जो काफी किसी को अवांछित रूप से होती है। ठीक है ना, यानी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। ठीक है ना, समझना है, तो वह प्रदूषण हो जाती है। और संगीत एक मधुरमय, ठीक है ना, एक आवाज है, एक ध्वनि है। समझना है आपको। तो फ्रेंड्स शोर प्रदूषण का जो लिस्ट है, जो कि स्रोत है, ठीक है ना, शोर प्रदूषण के सोर्सों का जो लिस्ट है, उसकी सूची जो है उससे आपको कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है।
आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 10 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जो शोर होता है ना फ्रेंड्स, उससे हमारे जो नर्व्स होते हैं, जो शिराएं होती हैं, ठीक है ना, जो ऊतक होते हैं, उसमें काफी ज्यादा हानियां होती है, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स आपको लिखना है उत्तर के रूप में कि अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुत समय ऐसा देखा गया है कि नींद नहीं आती है, या फिर अनिद्राएं होती हैं, उच्च रक्तचाप होता है, ठीक है ना, या फिर चिंताएं होती है, तो शोर के कारण हो सकती हैं, ठीक है ना। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति के सुनने की क्षमता अस्थायी रूप से या फिर स्थायी रूप से कम हो जाती है। ऐसे वर्कर या फिर ऐसे लोग, बहुत समय ऐसा देखा गया है कि जो ऐसे कारखानों में काम करते हैं जहां पर काफी सारी शोरगुल होती है, तो वह आदमी जब काम करने के बाद, ठीक है ना, जब काम की अवधि समाप्त हो जाती है, जब घर आते हैं, तो वह जनरली आवाज जो होते हैं उसे वह सुन नहीं पाते हैं। वह खुद चिल्लाकर कहते हैं, खुद ऊंची आवाज में कहते हैं, और उनसे अगर कुछ कहना भी होता है तो ऊंची आवाज में, ऊंची ध्वनिया में हमें कहनी पड़ती है, तभी वह सुन पाते हैं। क्योंकि ऐसा हो गया है, ठीक है ना, वो अभ्यस्त हो चुके हैं कि वह ऊंचे सुनेंगे, तो उनकी जो सुनने की जो क्षमता है ना, वह कहीं ना कहीं रूप से वह जो है वह डैमेज हुई है, वह खराब हुई है, ठीक है ना, इसे आपको समझना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 11 में हम लोग देख लेंगे कि आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 आप देख पा रहे हैं, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे, और अपने उत्तर की व्याख्या भी करें कि ऐसा आप क्यों करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जो कि सड़क के किनारे जितने भी वाहन चलते हैं, काफी सारे शोरगुल होती है, ठीक है ना, सभी प्रकार के वाहन में जो हॉर्न होते हैं वो बजने रखते हैं। अगर सड़क के किनारे अगर आप मकान लेते हैं, शोरगुल हमेशा होता है। नहीं आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन कर सकते हैं, नहीं किसी चीज को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अनिद्राएं, कुछ देर पहले आपने जानी, अनिद्राएं, उच्च रक्तचाप, तनाव, चिंता, इन सभी का जो कारण है वह कहीं ना कहीं शोरगुल हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर ऐसे जो मकान होते हैं जो सड़क से थोड़ा पीछे होते हैं, सड़क से थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं जो कि शहरों से काफी दूर होती हैं, उनके जो शारीरिक जो स्वस्थताएं हैं वह काफी अच्छी होती है, यानी शारीरिक रूप से उनका स्वस्थ होते हैं, वो हेल्दी होते हैं, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स आप उत्तर के रूप में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आप उत्तर के रूप में लिखेंगे कि सड़क के किनारे शोर प्रदूषण ज्यादा है, इसलिए मैं एक ऐसे मकान का सुझाव दूंगा जो सड़क के किनारे से 3 गली दूर है, क्योंकि वहां प्रदूषण, ठीक है ना, प्रदूषण स्तर वायु का और शोर दोनों का, ठीक है ना, कुछ हद तक कम ही होगा, ध्यान से समझना है। और सड़क के किनारे रहने पर वायु प्रदूषण तो होती है, ठीक है ना, शोर के प्रदूषण होते हैं, वायु की भी प्रदूषण जो है वह काफी ज्यादा रूप में होती है, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है, जिसमें विभिन्न तरह के ऑक्साइड जो होते हैं वो मिले होते हैं, वह कहीं ना कहीं आप एज ए ऑक्सीजन के रूप में आप ले रहे हैं। इसलिए जो भी मकान सड़क से दूर होंगे वह सही रूप से होंगे, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12 में देख लेंगे कि आखिर हमसे क्या पूछा गया है। मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए और तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में ही व्याख्या कीजिए। तो मानव के जो वाक्य यंत्र हैं वो आखिर क्या है, किस प्रकार से वो काम करते हैं, वो आपको बताना है। तो मानव वाक्य यंत्र का पहले चित्र भी बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र या फिर कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार से तनिक होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने से एक संकीर्ण झिरी बनती है। गैप, झिरी मतलब गैप, ठीक है ना, एक झिरी बनती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां, समझना है, वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। आप देख पा रहे हैं मानव के जो वाक यंत्र है ना फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये कंठ का बाहर वाला हिस्सा, ठीक है ना, कार्टिलेज का बना हुआ आप देख पा रहे हैं,
और यहां पर वाक्य यंत्र और ये जो गैप है ना फ्रेंड्स, इस गैप को हम लोग ही झिरी कह रहे हैं। समझना आपकी बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसी चित्र को अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया है कि मानव के वाक्य यंत्र जो है वो किस प्रकार के होते हैं। ये जो लचीला है, यह और यह वाला पोर्शन, ठीक है ना, इनके यह बिल्कुल तना हुआ होता है, ये छोट बढ़ते हैं, कमते हैं और ध्वनि जो है वह उत्पन्न होती है। समझना है आपको बातों को। तो इस प्रकार से आपको ड्राइंग भी कर देनी है। अगर इस प्रकार का सवाल आखिर आपकी एग्जाम्स में अगर आता है, ठीक है ना, आपको इस तरह से ड्राइंग भी बना देनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 13 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है, मेघ का जो गर्जन है, जो आवाज है, वह बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो आकाश में तड़ित, मेघ गर्जन, ठीक है ना, यानी आकाश में थंडर, जो आप लाइटनिंग आप देखते हैं, जो आवाज आप सुनते हैं, तो आप आवाज को बाद में सुनते हैं, लेकिन लाइटनिंग को आप पहले ही देख लेते हैं। इसके पीछे का रीजंस क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो वह बात ही आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि साउंड्स की जो गति होती है, ठीक है ना, साउंड की गति 330 मीटर पर सेकेंड होती है, वहीं प्रकाश की गति 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड होती है। ध्यान से समझना है। तो प्रकाश ध्वनि की तुलना में बहुत तेजी से यात्रा करती है। यही कारण है कि तड़ित पहले देखी जाती है और मेघार्जन बाद में सुनाई देती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, कई बार एग्जामिनेशंस में भी पूछा गया है, ठीक है ना। समझना आपको बातों को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोज में।